हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी भौतिक अपक्षय के बारे में या यांत्रिक अपक्षय के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अपक्षय और प्राणी वर्गीय अपक्षय के बारे में और मृदा निर्माण के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है रासायनिक अपक्षय। वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है, परंतु जब तक इनका संयोग नमी या जल से नहीं होता है तब तक अपक्षय की दृष्टि से ये तत्व क्रियाहीन होते हैं। परंतु जैसे ही इनका सहयोग जल से हो जाता है ये सक्रिय घोलक हो जाते हैं। इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगता है तथा उनका वियोजन होने लगता है, जिसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। चूना पत्थर पर रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इस तरह के अपक्षय की कई सारी क्रियाएं होती है। उन क्रियाओं में देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है। इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं, जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है। ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। लोहे के यौगिक वाली चट्टानों में ऑक्सीकरण अधिक होता है। इसके प्रभाव से लोहे में जंग लग जाता है, विशेष रूप से आग्नेय चट्टानों में। उष्ण आर्द्र भागों में ये ऑक्सीडेशन अधिक सक्रिय होता है, जिस कारण मिट्टियों का रंग लाल, पीला या भूरा हो सकता है। रासायनिक अपक्षय की दूसरी क्रिया है कार्बोनेशन। देखते हैं कार्बोनेशन क्या होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं, जो कि जल में घुलनशील होते हैं। इन कार्बोनेटों के निर्माण के कारण चट्टानों के घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो लेता है। इस क्रिया को कार्बोनेशन या घोलन कहा जाता है। भूमिगत जल में CO2 का अंश अधिक रहता है, जिसे चूने की चट्टानों वाले भागों में अपक्षय द्वारा कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया का कास्ट प्रदेश। तीसरी जो क्रिया है वो है हाइड्रेशन या जल योजन। चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, अर्थात चट्टानें जल सोख लेती है तथा उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इस कारण उनके कणों तथा खनिजों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण चट्टानें फैलकर टूटने लगती है। विशेष रूप से आग्नेय चट्टानों पर इसका अधिक प्रभाव होता है। इस क्रिया द्वारा फेल्सपार खनिज का परिवर्तन काओलिन मृत्तिका में हो जाता है और इससे जिप्सम की संरचना में भी परिवर्तन होता है। चौथी जो क्रिया है वह है सिलिका का पृथक्करण या डिसिलिकेशन। अनेक चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाता है तो उस क्रिया को सिलिका का पृथक्करण या अलग होना कहते हैं। आग्नेय चट्टानों अर्थात ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, तो सिलिका का पृथक्करण भी उसमें ही अधिक होगा। इस क्रिया से चट्टानें ढीली पड़ जाती है तथा उनका वियोजन शीघ्रता से होने लगता है। यह हमारा रासायनिक अपक्षय यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो अपक्षय है वो है प्राणी वर्गीय अपक्षय। तो देखते हैं क्या होता है प्राणी वर्गीय अपक्षय। प्राणी वर्गीय अपक्षय बायोलॉजिकल वेदरिंग। वनस्पतियां तथा जीव जंतु दोनों चट्टानों के विघटन तथा वियोजन में सहयोग प्रदान करते हैं, परंतु सभी कार्य विनाशात्मक नहीं होते। प्राणियों के तथा वनस्पतियों के कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो कि निर्माणात्मक होते हैं। ठीक है, तो प्राणी वर्गीय विशेष रूप से विनाशात्मक न होकर वनस्पतियां जो है वो चट्टानों को संगठित रखने का काम भी करती है। इसलिए इस तरह के अपक्षय को हम अ, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अपक्षय की मात्रा कम रहती है, जबकि मृदाओं को संगठित करने की जो प्रवृत्ति है, उपजाऊपन की जो प्रवृत्ति है वो अधिक रहती है। ठीक है, फिर भी कुछ कंडीशन में अपक्षय होता है, तो वो देखते हैं। जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। बिलकारी जीवों में गोफर एक विशेष प्रकार की गिलहरी होती है। कुत्ते यानी कि प्रेरी कुत्ते, दीमक, लोमड़ी, गीदड़, चींटी, चूहा, ये ऐसे जीव हैं जो बिल बनाकर रहते हैं। आदि अपने निवास के लिए चट्टानों को खोदकर उनमें बिल बनाते हैं, जिस कारण चट्टानें पोली तथा कमजोर हो जाती है तथा विघटन आसानी से हो जाता है। दूसरा है वनस्पतियों द्वारा अपक्षय।
वनस्पतियों द्वारा अपक्षय यांत्रिक और रासायनिक दोनों रूपों में होता है। यांत्रिक अपक्षय में पेड़ पौधों की जड़ें दरारों में प्रवेश करके विघटन करती है। रासायनिक अपक्षय में पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष चट्टानों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन करके वियोजन करते हैं। वनस्पतियां हमेशा ही विघटन और वियोजन नहीं करती, अपितु चट्टानों के संरक्षण का कार्य भी करती है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव जनित अपक्षय। इस तरह का अपक्षय खतरनाक तरीके का हो सकता है प्राणी वर्गीय अपक्षयों में। ठीक है। प्राणी जनित अपक्षय, खनिजों का खनन, सड़क निर्माण, पहाड़ियों को तोड़ना, जंगलों को काटना आदि मानव जनित अपक्षय के उदाहरण है, जो कि काफी बड़े लेवल पर होते हैं। और नेक्स्ट है जैव रासायनिक अपक्षय, बायोकेमिकल वेदरिंग। जैविक पदार्थों यानी कि पौधों तथा जंतुओं दोनों के द्वारा सेलों में विघटन एवं वियोजन अर्थात रासायनिक अपक्षय को जैव रासायनिक अपक्षय कहते हैं। नीली हरी शैवाल के कारण यानी कि एल्गी के कारण सेलों पर मरु वार्निश, डेजर्ट वार्निश का निर्माण हो जाता है। सूक्ष्म जीवों की सतह पर वार्निश, जो सूक्ष्म जीव हैं वो सेलों की सतह पर वार्निश का लेप कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, चट्टानों पर काई जमी हुई रहती है, काई छाई हुई रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको मरु वार्निश हम कह सकते हैं। अपक्षय का भू आकृतिक प्रभाव देखते हैं क्या है। अपक्षय द्वारा चट्टान चूर्ण का निर्माण होना। अपक्षय अपरदन के लिए सामग्री प्रदान करता है। अपक्षय द्वारा धरातल का नीचा होना और स्थलाकृतियों का निर्माण होना। हमारा जो लेसन था वो था अनाच्छादन। अनाच्छादन में अपक्षय और अपरदन दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि स्थैतिक और गतिक दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ अपक्षय के बारे में चर्चा की, अपरदन के बारे में चर्चा हम अपरदन चक्र वाले लेसन में करेंगे। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा मृदा निर्माण। मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन, सेलों के विघटन तथा वियोजन यानी कि अपक्षय से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भूपदार्थों को मृदा कहते हैं। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है डॉक्टर बेनेट की, याद कीजिएगा इसको। किसी भी प्रदेश में मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से दो कारकों से संपन्न होता है। एक तो है मृदा निर्माण प्रक्रम और दूसरा है मृदा निर्माण के कारक। ठीक है, तो सबसे पहले पहला देखते हैं हम मृदा निर्माण प्रक्रम, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। वे भौतिक, रासायनिक तथा जीवीय घटनाएं तथा प्रक्रियाएं जो मिट्टियों के निर्माण में सहायक होते हैं उन्हें मृदा निर्माण प्रक्रम कहते हैं। इन्हें चार भागों में बांटा गया है। पहला है मृदा संवृद्धि। मृदा संवृद्धि का मतलब सॉइल इनरिचमेंट, यानी कि मृदा में कई पोषक तत्वों का शामिल होना। इनमें उन समस्त घटनाओं तथा प्रक्रमों को शामिल किया जाता है जो मिट्टियों में जैविक एवं अजैविक यानी कि खनिज पदार्थों की वृद्धि में सहायक होते हैं। मिट्टी में कई प्रकार के पदार्थों का विभिन्न क्रियाओं द्वारा समावेश होता रहा है, जैसे अपरदन एवं अपक्षय से प्राप्त पदार्थों यानी कि अजैविक पदार्थों का मिट्टियों में समावेश, जैसे किसके द्वारा, जल, सरिता, पवन द्वारा। दूसरा है मृदा की ऊपरी सतह में भौतिक तथा जैविक कारकों द्वारा खाद आदि का संग्रह। तीसरा है पौधों की पत्तियों के ढेर से प्राप्त जैविक पदार्थ का ह्यूमस, जैविक पदार्थ या ह्यूमस का मिट्टियों में संग्रह। चौथा है मृदावासी जीवों जैसे चींटी, केंचुआ, दीमक आदि द्वारा मिट्टियों के निचले भाग से पदार्थों का ऊपरी भाग में स्थानांतरण। ठीक है, तो इन सभी क्रियाओं से मृदा समृद्धि होती है, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट है मिट्टियों से पदार्थों की क्षति। मृदा मंडल से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा निष्कासन, स्थानांतरण एवं क्षति होती है, जैसे मृदा की ऊपरी सतह से वाहित जल द्वारा मृदा अपरदन, वाष्पीकरण द्वारा मृदा से या मिट्टियों से ऊष्मा ऊर्जा तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टियों के जल का क्षय, अनाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रोजन का विनाश की प्रक्रिया द्वारा मिट्टियों में नाइट्रोजन का क्षय, अपक्षालन यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया द्वारा मृदा परिच्छेदिका की ऊपरी सतह से पदार्थों का नीचे की ओर गमन, इस प्रक्रिया को अपवहन भी कहते हैं। तीसरा है पदार्थों का स्थानांतरण। ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी गति द्वारा पदार्थों का लंबवत स्थानांतरण होता है। देखते हैं कौन कौन सा। अपवहन या अपक्षालन, इसमें मृदा मंडल की ऊपरी संस्तर से पदार्थों का नीचे की ओर गमन होता है। दूसरा है विनिक्षेपण। मृदा परिच्छेदिका के असंस्तर से नीचे की ओर गतिशील पदार्थों का बीज संस्तर में जमाव होना। केशिका क्रिया यानी कि कैपिलरी एक्शन,
भूमिगत जल द्वारा घुले या निलंबित पदार्थों का ऊपर की ओर स्थानांतरण। जीवों द्वारा होता है, जीवों द्वारा ऊपर की ओर स्थानांतरण पदार्थों का मृदावासी जीवों यथा केंचुआ, चींटी, दीमक आदि द्वारा ऊपर की ओर स्थानांतरण। ठीक है। चौथा है हमारा पदार्थों का रूपांतरण। चौथा मृदा निर्माण प्रक्रम जो है वो चौथा चौथा प्रक्रम ये है पदार्थों का रूपांतरण। खनिजों तथा जैविक पदार्थों के वियोजन के कारण नए खनिजों एवं जैविक यौगिकों का निर्माण होना। वनस्पति का वियोजन तथा ह्यूमस में रूपांतरण होना। जैविक एवं अजैविक पदार्थों का मिश्रण होना। मृदा मंडल के पदार्थों के स्थानांतरण एवं रूपांतरण की प्रक्रियाएं प्राय साथ साथ होती है। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे मृदा निर्माण के प्रक्रम थे। अब दूसरा जो कारक है वो है मृदा निर्माण के कारक। सबसे पहले देखते हैं ऐसे जैनी ने क्या कहा है इस बारे में। मिट्टियाँ, जलवायु, जीवों, उच्चावचों, आधार सेल तथा पदार्थों और समय का प्रतिफल होती है। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी है, यस बराबर यफ कोष्टक सी एल डॉट ओ डॉट आर डॉट पी डॉट टी डॉट ब्रैकेट बंद, है ना, या फिर यफ कोष्टक सी एल डॉट ओ डॉट आर डॉट पी डॉट और टी डॉट। ठीक है। इसमें यस का मतलब जो है वो है मिट्टी यानी कि सॉइल्स या मृदा परिच्छेदिका। यफ का जो मतलब है वो है फंक्शंस ऑफ, इज फंक्शंस ऑफ यानी कि प्रतिफल। सी एल का मतलब है जलवायु कारक क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ओ का मतलब है ऑर्गेनिज्म यानी कि जैविक कारक। आर का मतलब है रिलीफ यानी कि उच्चावच या धरातलीय कारक। पी का मतलब है पेरेंटल रॉक यानी कि पैतृक चट्टान या आधार शेल के पदार्थ। और टी का मतलब है टाइम, समय। तो मृदा निर्माण के कई सारे कारक हैं जिसमें पहला कारक है जलवायु कारक। जलवायु कारक जो है वो नमी की मात्रा तथा तापमान को निर्धारित तथा प्रभावित करता है, अपक्ष को निर्धारित करता है। ठीक है। दूसरा कारक है मूल पदार्थ यानी कि पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल को पैतृक चट्टान कहा जाता है और यह अपक्ष द्वारा प्राप्त चूर्ण मृदा सामग्री होती है। यानी कि जब चट्टान का अपक्ष होता है वो टूटकर विखंडित होकर चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है, तो यह मूल पदार्थ ही उसका पैतृक यानी कि किसी भी मिट्टी का जो पैतृक चूर्ण होता है, या फिर यूँ कहें कि जो मूल पदार्थ होता है वो यही होता है। तीसरा है धरातलीय कारक। धरातलीय कारक ऊंचाई, ढाल आदि जो है वो मृदा की मोटाई को भी प्रभावित करते हैं। जल प्रवाह, अपरदन तथा मृदा की मोटाई को प्रभावित करते हैं। जैविक कारक वनस्पति, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। समय, समय का भी बहुत महत्व है मृदा निर्माण में, क्योंकि 1 इंच मोटी मृदा का निर्माण हजारों वर्षों में होता है। मृदा निर्माण तथा विनाश साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मृदा का संगठन। वनस्पति समूह, जंतु समूह तथा जैविक पदार्थ, अजैविक या अकार्बनिक पदार्थ, मृदा घोल, मृदा वायुमंडल, इन सभी से मृदा का संगठन होता है। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका या मृदा पार्श्विका यानी कि सोइल प्रोफाइल्स भूतल तथा नीचे स्थित आधार शेल के ऊपरी भाग के मध्य स्थित समस्त मृदा मंडल के लंबवत स्तरों को सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल्स या मृदा पार्श्विका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मृदा संस्तर, सोइल होरिजन। मृदा परिच्छेदिका में भौतिक एवं रासायनिक संगठन, जैविक तत्वों, मृदा संरचना आदि की विशिष्ट विशेषताओं वाले स्तरों या संस्तरों या उपमंडलों को मृदा संस्तर या सोइल होरिजन कहते हैं। ठीक है। एक जगह जगह पर हमारे ह्यूमस शब्द आता है, तो ह्यूमस शब्द क्या है इसको भी देख लो। ह्यूमस, ह्यूमस गाढ़े भूरे अथवा काले रंग का जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण वनस्पतियों एवं जीवों के अपघटन से होता है। ये यहीं पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगले लेसन अनाच्छादन की। ध्यान रखिए मैं केवल यहाँ पर आपको नोट्स ही उपलब्ध करा पा रहा हूँ, चीज़ें समझाई नहीं जा सकती। ठीक है। चीज़ों को मैं क्लास में ही समझाऊंगा। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।